बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकातें कर रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं से और साथ साथ मुस्लिम लीग कायद आज़म के रहनुमाओं चौधरी परवेज जलाई और जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब से। बिलावल भुट्टो इससे पहले ऐलान कर चुके थे कि वो पंजाब में आएंगे और पंजाब में आकर इस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत है उसको चलता करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए वाहिद रास्ता ये बचता है कि मुस्लिम लीग कायद आज़म चौधरी परवेज जलाई साहब की जो क़यादत में अगर वो इस वक्त हुकूमत का साथ छोड़ दे तो पंजाब में पीटीआई के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। और क्या बिलावल भुट्टो हमजा शहबाज साहब को, मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब को और साथ साथ चौधरी बरादरान को कायल करने में कामयाब हो चुके हैं कि पीटीआई की पंजाब में हुकूमत खत्म कर देनी चाहिए? और फिर मुस्लिम लीग कायद आज़म का मौक़िफ़ क्या होगा? क्या मुस्लिम लीग कायद आज़म पंजाब की वजारत आला लिए बगैर किसी तौर पर भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सपोर्ट कर सकती है? ये भी बड़ा एक अहम मरला है जिसको इस सूरत हाल में अबूर करना पड़ेगा बिलावल भुट्टो जरदारी को। और उसके साथ साथ जो इलेक्शन हुआ, सेनेट का इलेक्शन, जिसमें यूसुफ गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए, उसके बाद से पीटीआई का एक बयानिया मुसलसल सामने आया कि जो लोग करप्ट थे, लोगों ने पैसे लिए और वोट दे दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को। और साथ साथ जो वीडियो सामने आई थी अली हैदर गिलानी साहब के हवाले से, जो यूसुफ गिलानी साहब के बेटे हैं, उस पर इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से रजू किया और कहा कि उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए और पैसे की सियासत और वोट खरीदने की बात की गई। फिर इस वीडियो आने के बाद जब वो अराकीन जिनके बारे में कहा गया, दोनों अराकीन कौमी असम्बली जमील अहमद साहब और फ़हीम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जब वो मिले इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उसके बाद ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि दोनों रहनुमाओं ने कहा, दोनों अराकीन असम्बली ने, कि वो खुद इलेक्शन कमीशन जाने को तैयार हैं। अब सूरत हाल बनेगी क्या? क्या पीटीआई जो वीडियो की बात करती है, उस वीडियो पर कार्रवाई की बात करती है, अपने एमएनए के खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं करती? तो फिर ये कैसा तजाद है, इसका भी आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुल्क के और सीनियर तजियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं कंवर दिलशाद साहब, सेक्रेटरी रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, तजियाकार हैं, इलेक्शन कमीशन के रूल्स को, कवानीन को और पाकिस्तानी सियासत को बड़ा करीब से देखते हैं। कंवर दिलशाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम मज़ीद जायज़ा लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी, कि आखिर ये जो मुलाकातें हो रही हैं इसका नतीजा निकलेगा क्या। सलीम बुखारी साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ आपसे मैं कर लूँ, तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के मिशन पर हैं, ये पंजाब फतह करने के मिशन पर हैं या शुक्रिया अदा कर रहे हैं यूसुफ गिलानी साहब को जो वोट मिले उसका? बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। आपके सवाल में दोनों ही जवाब मौजूद हैं। ये मुबारकबाद भी है और फिर नए प्लान की तैयारी भी है। एक बात थोड़ी सी अर्ज कर दूं कि जो जितनी भी पीडीएम की तश्कील के बाद से जितनी भी स्ट्रेटजी है, उसमें एक नाम डोमिनेटिंग हमें नजर आता है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी, जिसके बारे में आमतौर पर कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी, और उन्होंने साबित भी कर दिया। वो खास तौर से जो इलेक्शन हुआ है, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो जीते हैं, और अब वो दूसरे मरहले में साबित करने जा रहे हैं जब वो चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। मुझे इसके बारे में कोई इबाम नहीं है, चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे वो करके दिखाएंगे। इसलिए कि जब मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपको याद होगा जब इलेक्शन का रिजल्ट निकला यूसुफ रजा गिलानी का, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने यह कहा कि मेरी तवक्को से 20 वोट कम पड़े हैं। तो इसी बयान में सारा कुछ छुपा हुआ है। तो ये 20 वोट जो हैं, जब इनका इंतखाब होगा, चूंकि सीक्रेट बैलेट से है, तो ये बात भी हमारे सामने आ जाएगी कि जरदारी साहब ने यह भी ठीक ही कहा था। अब आ जाइए पंजाब की तरफ। मेरे ख्याल से मरकज से ज्यादा वल्नरेबल हुकूमत जो है वो पंजाब में है, और उसमें और तबाहकारी ये है कि इसमें जो रूलिंग पार्टी है, जो मांगे के वोटों के ऊपर कायम है, उसके अपने अंदर 5 पावर सेंटर्स हैं। चाहिए अगर आप मुनासिब समझे तो मैं नाम ले देता हूँ आपको। उसमें यानी उसमें हलीम साहब का एक अपना ग्रुप है, चौधरी सरवर के अपने स्टेक्स हैं, चौधरी परवेज जलाई भी स्टेक होल्डर हैं, उसमें जहांगीर तरीन है, उसमें शाह महमूद कुरैशी है, बेपनाह पावर बेसिस है उसमें। लिहाजा पंजाब की हुकूमत की वल्नरेबिलिटी मरकज से बहुत ज्यादा है। तो ये जो दौरा है बिलावल भुट्टो साहब का, इस बीच में इस सारी जो इश्यूज हैं इससे रिलेटेड कि पंजाब में हुकूमत को कब फारग करना है, कब अटैक करना है, ये स्ट्रेटजी वो तय कर रहे हैं। जहाँ तक यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन बनने का ताल्लुक है, तो इस वक्त में आप यानी मेरी इतलात ये हैं कि आज जो मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान से बिलावल जरदारी साहब की, वो भी बहुत अहम है, और अगर उसमें किसी तावन की राह निकलती है तो फिर पंजाब की सूरत हाल और भी वाज़ेह हो जाती है। चूँकि इस वक्त
पंजाब की, अगर आपको याद हो मलिक साहब, आप ही के प्रोग्राम में मैंने और आपने गुफ्तगू की थी कि पहले भी एक दफ़ा ये पेशकश की गई थी चौधरी परवेज इलाही को, और इस पर नून लीग रजामंद थी कि वो अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए तो वो ये हुकूमत हटाने के लिए, तो अब भी नून लीग रजामंद है। हम जो शहबाज साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें ये ज़ेर बहस आया होगा। देखिए, आप देखिए इतने इमीडिएटली कि वो पहले हमजा शहबाज से मिले और फिर फौरी तौर पर चौधरी बरादरान के घर पहुंच गए हैं चौधरी हाउस में, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई लिंक तो है ज़रूर। मेरी इतलात ये हैं कि एक स्ट्रेटजी के तहत, और ये सबसे बड़ी बात है, 2-3 बातें बहुत अहम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये साबित कर दिया कि यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में उनका एक वोट भी नहीं टूटा। ये उनकी जमात के लिए बहुत इनक्रेडिबल बात है। आप इसको बेशक प्रूव कर लीजिए, मेरा स्टेटमेंट जो है इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर यही सूरत हाल रहती है और उसकी कुव्वत, जिसके बारे में ख्वाहिशात भी हैं, कोशिशें भी हैं कि डिवाइड हो जाए, कोई कहता है शहबाज शरीफ साहब गुड कॉप है, कोई कहता है बैड कॉप है, ये सारी, और ये कि चचा भतीजी की लड़ाई है, कजन्स की आपस में लड़ाई है, ये सब चीज़ें जो बातें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता गलत साबित होती जा रही हैं। इसलिए कि आपने देखा इस पूरे गैम्बिट में जब से पीडीएम बनी है, दोनों में चाहे ग्रुप कह लें आप या फैमिली कह लें, उसमें एक ही बयानिया चल रहा है और वो है नवाज शरीफ का बयानिया। उससे हट के कोई बात होने की नहीं है वहाँ। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो अटैक होगा पीडीएम की तरफ से वो बहुत खौफनाक होगा। और जैसा मैंने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि पीडीएम की तश्कील के बाद से पीडीएम का फोरम जो है, जो प्लेटफॉर्म है, उसमें कहीं कोई दरार नहीं है। आज भी सब मुत्तहिद हैं मौलाना फजल रहमान की क़यादत में, और हर बात पर हर लीडर ये कह रहा है कि हतमी फैसला जो है वो पीडीएम करेगी। ये एक खुश आइंद बात है कि एक इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अलायंस जो है उसमें फैसले कंसेंसस से हो रहे हैं। ठीक है कमर दिलशाद साहब, दो इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त आज के। एक तो बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकातें हैं पंजाब के अंदर, पंजाब में क्या खिचड़ी पक रही है, पंजाब में क्या क़यादत की तब्दीली आ सकती है हुकूमत में, और दूसरा सबसे अहम मसला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो चेयरमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं सेनेट के, उनको रोकने की कोशिश कर रही है पीटीआई की एप्लीकेशन भी आ गई, अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो भी है, मरियम नवाज साहबा के बयानात भी हैं जिसमें कहा गया कि नहीं हमारा टिकट चला है। इन सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है? वीडियो भी आपके सामने, वीडियो आपने देखी भी, फिर जो एप्लीकेशन है इस वक्त पीटीआई के रहनुमाओं की, क्या उस पर कोई ऐसा एक्शन हो सकता है? गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? देखा जी, असूली तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो कौम से खिताब फरमाया, तो उन्होंने अपने 15 या 16 जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के हक में वोट दिया या वोट रिजेक्ट करवाए, उनको गद्दार कहा, करप्ट कहा, चोर, डाकू, जो जो अल्फाज उनको बचपन में याद थे वो सारे उनकी शान में उन्होंने अदा किए। आप ये देखें 15 या 16, लेकिन जिस अपना एतमाद का वोट लेने की जरूरत पेश आई तो उनको बड़ा अजीम मोहब्बत वतन करार दे दिया। अब ये सारी सूरत हाल जिस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, देखेगा, या इनके जो साथी हैं वो महसूस कर रहे हैं कि जब वोट दे दिया तो बहुत बड़े मोहब्बत वतन, और जब वोट नहीं दिया तो गद्दार, चोर, डाकू, करप्ट, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम उठाया कि आपने इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया। भाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, अरेस्ट तो आपके FIA नहीं करना होता है, उन्होंने FIA से रिक्वेस्ट करनी होती है। लेकिन जब आपका वोट आया तो आपने उनसे वोट ले लिया। तो ये दोनों अरकान असेंबली से मुलाकात भी की, शाबाश भी दी, थपकी भी दे दी, वो दोनों अरकान जो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर हम हैं। ये सब आहिस्ता आहिस्ता सब मवाद इकट्ठा हो रहा है ना, सब चीजें मटीरियलाइज हो रहा है, सारा मामला स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। उनके नादान दोस्त जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के नादान दोस्त, वो उनको बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से बदगली में खड़ा कर रहे हैं। एक और बड़ी अहम बात देखें, अब जो एक ठीक है कि सैयद अली हैदर गिलानी ने अच्छा नहीं किया, एक बचपना दिखाया, वो खुद जो 4 MNA जो हैं कराची के, उन्होंने एतराफ किया कि हमने इनको ट्रैप किया, हमने उसको धोखे से बुला के सारी वीडियो बना दी, ऑडियो बना दी, और जाके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से जाके शाबाश ले ली। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वो जाएंगे, तलब करेंगे हमने बनाया, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को करप्ट प्रैक्टिस के तहत कि आपने धोखा दिया, आपने को ट्रैप किया, आपने को ब्लैकमेल किया, तो उनको जो सेक्शन जो है हमारा इलेक्शन एक्ट का 175 भी है और 172 भी है, 167 भी है,
उनके तहत धोखाधड़ी के चक्करों में इनको आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनको कराची के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को हुक्म जारी कर सकता है कि आप इनको अरेस्ट कर लें। इस ऑर्डिनेंस के इस एक्ट के तहत ये चारों मेंबरान जो है ये अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से भी जाएंगे और उसके बाद इनको कट धोखाधड़ी और उसके बाद अपना जो होता है ब्लैकमेलिंग, इसके इल्जाम में इनके खिलाफ 3 साल से 5 साल तक सजा भी हो सकती है। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। लेकिन कवर साहब लेकिन ये तो हीरो बन रहे हैं, ये तो बड़े साफ शफाफ बन गए हैं। जवाब दे दूं पहले, यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो भी जाएगी दरखास्तें, अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने चंद रोज में सेनेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाना है। ठीक है, जहाँ जहाँ दरखास्तें आ रही हैं, चूंकि इस्लामाबाद का मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी सीनियर जज उसका चेयरमैन बन जाएगा, तो वो सारे मामला को देखेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, ट्रिब्यूनल देखेगा, गवाह बुलाएगा, सब तलब करेगा, तो सारी पे जिम्मेदारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे ऐड हो जाती है। अब ये कहना कि रिजल्ट रोक दें या आपको हेल्ड अप कर दें, ये तो नामुमकिन बात है, गैर आईनी गैर कानूनी बातें हैं ना। तो ये सारी चीज इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं करना है। इलेक्शन के बाद ये ना एक्ट पढ़ते हैं ना रूल पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना दूर की बात है। तो ये सारी चीजें जो है देख के चले आप। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देना तो बड़ा आसान है, लेकिन वहां जाके जब सारा मामला को देखेगा तो हो जाएगा। तो यूसुफ गिलानी साहब की नाहलियत का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे फैसले करने होते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। इलेक्शन आप एक और बड़ी बात सुने आप बड़े गौर से, उन्होंने ये कहा कि जनाब, जो मैंने दरखास्त पढ़ी है उनकी, उन्होंने कहा कि जनाब डस्का में भी तो आपने कर दिया ना। अभी डस्का के साथ सेनेट इलेक्शन यूसुफ गिलानी कहाँ से आ गए? डस्का में तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा कर लिया गया। अब उनका 14 घंटे तक उनका पता नहीं चल सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकायदा रिक्वेस्ट करते रहे हर तमाम इदारों से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से कि जी हमारे 20 आदमी किधर गए, कोई जवाब नहीं आया। इसलिए वो रिजल्ट टेम्परी हो गया और टेम्परी की वजह से वो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोक लिया और बाद में करदम करार दे दिया। तो ये सारी चीजें उनके साथ तो आप नहीं आप आपस में शामिल कर सकते ना। यहाँ तो कोई अगवा नहीं हुआ ना आपके सेनेट के इलेक्शन में, तो 16 आदमी हैं उसमें रिजेक्ट हुए, उसमें जो है शहरिया अफरीदी ने दस्तखत कर दिए, रिजेक्ट हो गया, और बाकी जो भी रिजेक्ट हो गए उसका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई डिवाइस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पता चलेगी कौन किनका आपने जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, कवर शाह साहब, मुझे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है। कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पंजाब की भी, और साथ वो इतराज़ात जो उठ रहे हैं, मुसलसल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, और एक पूरी कंपेन चलाई जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि जी उनके अफसरान मिलते रहे, साबिक जो है वो वज़ीर आला पंजाब को और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को उठकर और साबिक स्पीकर को उठकर मिले, जबकि बैठ कर मिले PTI की लीडरशिप को और वज़ीर आज़म को और स्पीकर साहब को। फेक जो इस किस्म की तस्वीर चलाई जाती हैं, एक प्रोपोगंडा किया जाता है, इस पे क्या इलेक्शन कमीशन भी कोई एक्शन ले सकता है? इस पर बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। आफ्ताब जहांगीर साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि जिन अराकीन ने मुलाकातें की अली हैदर गिलानी साहब से, जिस पे आपने बहुत शोर मचाया कि अब कार्रवाई होनी चाहिए यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ, करप्शन है और करप्शन के खिलाफ पूरे वावेला किया गया, वही अराकीन मेरे जाके वज़ीर पाकिस्तान से थपकी मिली, शाबाश मिली, बच गए। अपने आप के लोग अगर मुलाकातें करें तो वो नेक बन जाएं, लेकिन दूसरों के खिलाफ आप कीचड़ उछालें। अच्छा नसरुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और सवाल भी बहुत अहम किया। देखिए, बात यह है कि यकीनन मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर जो कुछ हुआ वो सबके सामने आया, और वो ये अगर मुलाकात खुफिया रह जाती और फिर कोई रिजल्ट ऐसा होता और बाद में कोई वीडियो आती तो फिर तो ये होता कि ये यकीनन एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी और उसके ये मेन किरदार थे। लेकिन जब उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की गई और वो ट्रैप ना हो सके, उन्हें ऑफर की गई, उन्होंने बाकायदा उसको एक ड्रामाटाइज किया, लेकिन उससे पहले ही मीडिया के अंदर भी इसको नशर हो गई तक, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लेकर उन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ नसरुल्लाह भाई, इसलिए नहीं कि खुदा ना खास्ता कि मेरे वो कह है, बल्कि मैं जाती तौर पे इन चारों को जानता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको जमाने से जानता हूँ।
कभी भी इन्होंने कोई इस किस्म की पार्टी के खिलाफ या कैसी शहर के खिलाफ और खास तौर पर इमरान खान के खिलाफ कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं। लेकिन आफ्ताब जगीर साहब मेरे साथ मौजूद है, कंवर दिलशाद साहब भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, उस सारे मामला को इलेक्शन कमीशन को समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस तरह अराकीन किसी के साथ ऐसी मुलाकात करें, बेशक धोखाधड़ी से करें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो डी-सीट हो सकते हैं। अच्छा देखें, मैं उस कानूनी उसकी तो बात नहीं कर रहा। कानून यकीनन अपना रास्ता इख्तियार करेगा, जो भी कानून है, इलेक्शन कमीशन जो भी रास्ता इख्तियार करे वो बुलाए, इनसे पूछे। तो ये उसके लिए तो मैं कानून की पासदारी का हकदार हूँ, लेकिन मैं इनकी वफादारी पे शक नहीं करता। अच्छा, आप समझते हैं ये लोग नहीं बिके, कुछ और भी 16 और कौन से बिके जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 16 बिक गए? अच्छा देखें नसरुल्लाह भाई, यकीनन इसमें 6 से 7 तो पेपर रिजेक्ट हुए, जो कि आपके सबके इल्म में कि पता भी चल गया कि हुए और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और गलती उनसे हुई। तो जिसमें 2-3 तो आपके सामने ही है कि लेकिन अब उसको बिकना तो नहीं कह सकते ना। अगर आप बिकना कहते हैं इसका मतलब जी नहीं, मैं उसकी बिकने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आपके इल्म में सबके है और उन्होंने अपनी गलती तस्लीम भी की कि हमसे गलती हो गई है, इंसान है, गलती हो जाती है। लेकिन जो बाकी बिके जिनके बारे में पता नहीं है, अब वो कौन है क्या है, यकीनन बिके तो है ना, वोट तो अगेंस्ट में पड़े। तो इसकी तहकीक करने के लिए ही तो नसरुल्लाह भाई हमारी ये दरख्वास्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंस्ट्रक्शंस दी थी कि भाई कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए, कोई बार कोड लग जाए, कोई ऐसी चीज लग जाए जिसमें अगर कभी कल कोई तहकीक की जाए तो पता चल सके कि ये किसने किया है, ताकि उनको एक नसीहत के तौर पे और सजा के तौर पे इतने बड़े जुर्म करने का सजा उनको मिलनी चाहिए। वरना जब तक सजा और जजा का अमल नहीं होगा इस किस्म की चीजें होती रहेंगी। लेकिन जब बलूचिस्तान हुकूमत टॉपल हुई थी, जब उस वक्त सेनेटर मुंतखब हुए थे, तब भी कुछ लोग आखिर इधर उधर हुए थे, तभी हुआ था। फिर जिसके बाद आपने सादिक संजानी साहब को और सलीम मालवी वाला साहब को आपने डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट बनाया था। अच्छा देखें, मैं यही आपसे बार बार कह रहा हूँ कि नसरुल्लाह भाई, मैं इस चीज का हामी हूँ कि हर चीज देखें 73 साल के बाद भी अगर हम अपनी जिंदगियों के फैसले आजादाना तौर पे नहीं करते। अगर मुझे वोट देना होता मैं यकीनन वोट देकर कहता भी कि मैंने वोट दिया, मुझे इख्तिलाफ था। क्योंकि कंवर दिलशाद साहब बैठे हैं, मैं डी-सीट तो नहीं होता, मैं पार्टी से की मुखालफत तो मोल लेता, लोगों की मुखालफत तो मोल लेता, लेकिन मैं अपनी आवाज बनता और पहले दिन से बनता और खुल के बताता कि जी मैं इस का मुखालिफ हूँ। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए नसरुल्लाह भाई आप जैसे सीनियर और कंवर दिलशाद जैसे लोग जो है वो किरदार अदा करें, लोगों को बताएं कि भाई ये मुल्क के साथ वफादारी नहीं है, मुल्क के साथ आज आप हैं कल नहीं होंगे, लेकिन मुल्क जो है सही सिमत में नहीं जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जंगी साहब। सलीम बुखारी साहब, आप इस लाजक को मानते हैं जो कही जा रही है जी कि पीटीआई चाहती है, शफाफियत चाहती है, वो चाहती है कि इलेक्शन में करप्शन का दखल ना हो, लेकिन कुछ ऐसे एतराज़ात हैं, सवालात हैं जो पीटीआई के ऊपर खुद उठ रहे हैं। अब्दुल कादिर साहब का इंतखाब भी है, फिर यूसुफ गिलानी साहब के हवाले से वीडियो बनाने की कोशिश करना। कंवर साहब ने तो कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा होना चाहिए। शाह साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसके मैं एक एक लफ्ज से मुतमईन हूँ, इसलिए उनसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के कवानीन को कोई नहीं जानता, उससे ज़्यादा जो इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के उनको भी कोई नहीं जानता। लेकिन आफ्ताब भाई साहब जो हैं, इनकी गुफ्तगू पर मैं हैरान भी हूँ और मुझे समझ में नहीं आती कि ये कैसे तसव्वुर कर लेते हैं कि उनकी ये लॉजिक कोई मान लेगा। वो हमें बता के गए हैं कि 4 MNAs खुद चल के तशरीफ लेके ट्रैप होने के लिए गए अली हैदर गिलानी के पास। बस इसी के ऊपर सारा मुकदमा मैं छोड़ देता हूँ कि ये किस बेवकूफ ने उन्हें मशवरा दिया था कि आप खुद अपनी मर्जी से जाएं, मुलाकात करें और जाके ट्रैप हो जाएं, और फिर वो इंतहाई ढिठाई के साथ नेशनल असेंबली के कॉरिडोर में घूम रहे हो और प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में जाके शाबाश भी ले आए और उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये तो कमाल है, ये तो दिस इज ए वंडरफुल थिंग। नहीं, वो तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लेके किया गया होगा। ये एब्सोल्यूट साजिश थी, एब्सोल्यूट इसके करैक्टर्स को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। पीटीआई किस किस किस्म की हरकतें कर रही है, मैं आपको एक मिसाल और दे देता हूं। जीडीए के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया और कहा कि आप हमें सेंटर में मदद कीजिए, हम आपकी प्रोविंस में मदद करेंगे। 7 वोट उनके पीटीआई के किसको पड़े हैं वहां जीडीए के कैंडिडेट के बरक्स, या आप पूछिए इनसे पीटीआई वालों से। और यहां पर एतमाद के वोट में पूरे वोट ले लिए हैं, चीखें मार रही हैं। जो कल आपने देखा जो फहमीदा मिर्जा साहब ने असेंबली के फ्लोर पर क्या उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ हाथ किया, आपने वहां साथ वोटा था। जब संजरानी साहब का इंतखाब हुआ था तब क्या हुआ था, किधर गई थी वो शफाफियत। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में, इस अमल में जो अब तक हुआ है, पीटीआई हैज गॉन डाउन
वेरी डीप। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी का, उन्होंने अपनी ईमानदारी का बुरकस खुद निकाला है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अभी तो आगे और बहुत कुछ आने वाला है। ठीक, अभी तो खुद इमरान खान साहब को ये एतमाद बिल्कुल नहीं रहा अपनी पार्टी के ऊपर कि वो उनका साथ देंगे। जिस तरीके से उनको एजेंसीज से कह लीजिए, सिक्योरिटी से कह लीजिए, जिस तरह से अपने MNAs और MPAs का घेराव करा के इस इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कराया गया है, चाहे वो मरकज में था, सेनेट का इलेक्शन था, चाहे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, चाहे वो सूबों में था। आप KPK के हवाले से सुनिएगा आने वाले वक्त में आपको क्या क्या मिलेगा वहां से, कि किस तरह वहां स्वीप किया गया है। तो मेरे ख्याल से खान साहब का ये जो फसाड था, ईमानदारी वाला, ऑनेस्टी वाला, शफाफियत वाला, ट्रांसपेरेंसी वाला, इसका तो हो गया बेड़ा गर्क। अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है वो देखते हैं। मेरी दरखास्त ये होगी, अगर आप मुझे इजाजत देंगे कंवर दिलशाद साहब से, तो मैं उनसे ये दरखास्त करूंगा कि खुदा के लिए कंवर साहब, आप जैसे लोग जो हैं वही सच बात करने की जुर्रत कर सकते हैं। आप के ऊपर कौम का कर्ज है कि आप उन्हें ये बताइए कि इस दस्का से शुरू होने वाली कहानी से लेके और आज तक सिटिंग हुकूमत ने क्या क्या किया है। कंवर दिलशाद साहब, साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लिया गया था और हमने खुद ट्रैप किया था अली हैदर गिलानी साहब, आफ्ताब जंगी साहब जो बात कर रहे थे। नहीं, देखा जी, असूली तौर पर हमने बात आयन और कानून और एक्ट और रूल्स के बारे में बात कर रही है, सियासत की बात तो हम करते ही नहीं है। अब असूली तौर पर हमने जो बात बताई है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के जो नादान दोस्त हैं वही उन्हें गलत गुमराह कर रहे हैं ना, वो उन्हीं के जरिए। तो आज उन्होंने, पहली बात ये नजर आ रही है हमें, सलीम बुखारी साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत बहुत तजर्बा है इनका पूरे पाकिस्तान की सियासत पर। अब ये बताइए, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट साहब से कह के जो एतमाद की जो अपना उन्होंने किया है एतमाद का वोट, उसकी जरूरत क्या थी? यह आर्टिकल जो है 91 का जो सब सेक्शन 7 कहाँ लगता है? या तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान खुद अपना वो कहते हैं हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को, आप एतमाद का वोट लें। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं सदर पाकिस्तान से, जी मुझे एतमाद का वोट लेने की इजाजत दें। अब जब 174 उन्होंने अपने वोट हासिल कर लिए फौजिया अरशद ने, तो यहाँ एतमाद के वोट की जरूरत क्या थी? वो तो मुकम्मल था। एक सेनेट का इलेक्शन होता है, सेनेट के इलेक्शन कहीं आदमी हारता है, कहीं जीत जाता है, इसमें एतमाद की तहरीक का पेश आने की नौबत ही नहीं आई थी। अब उसको बिला वजह एक इंटरनेशनल लेवल बात चली गई कि प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद खो बैठे। और जो प्रेसिडेंट साहब ने खत लिखा स्पीकर के नाम, जिसके नाम भी, उसमें साफ लिखा कि आप पार्लियामेंट का एतमाद खो बैठे। अब प्रेसिडेंट पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहे हैं, हालांकि जरूरत ही नहीं थी। तो खैर हमारा अपना एक नाकस राय के मुताबिक हम आपसे बात कर रहे हैं। अब आप आइए इसके लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, अब वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि जी आप आइंदा जो भी काम किया करें वो इंटेलिजेंस एजेंसियों से ब्रीफिंग ले लिया करें। तो फिर तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी कह दें कि जब आप फैसले लिखा करें तो आप इंटेलिजेंस एजेंसियों से राय ले लिया करें। यानी इलेक्शन कमीशन में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या फर्क है? दोनों के इख्तियारात बराबर हैं, दोनों का स्टेटस बराबर है। तो अब वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास है। तो अब तमाम चीज देखते हुए हमें नजर नहीं आ रही। एक इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया जा रहा है कि आप इंटेलिजेंस के इशारे पर चलें। अब कितनी बड़ी हमारी सियासी जमातें तो दीगर और महाजराई में लगी हुई है ना, वो बारीकियों की तरफ तो नहीं जा रही है। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे को ये हुक्म जारी दिया है कि आप तमाम मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसियों से राय लिया करें, तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेगी उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये चीजें जब हमें सामने आ रही, अब ये जो वीडियो आई, ठीक है गलत काम किया, हम मानते हैं गलत काम किया, लेकिन इसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करेगा ना। अब ये इलेक्शन सेनेट ट्रिब्यूनल बन जाएगा 2-4 दिन में, वो फैसला करेगा, इन्वेस्टिगेशन कराएं, FIA से कराएं, जहां से भी कराएं, तो इलेक्शन कमीशन तो उसको मार्क कर देगा। अभी आप इंक्वायरी करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। तो ये जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन। एक और बड़ी अहम बात आपने भी देखी कि उस दिन जब ये वीडियो आई सामने 2 मार्च को, उसी वक्त फवाद चौधरी साहब ने इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जनाब इलेक्शन कमीशन में गया था, वो ताले लगे हुए, कुंडियां लगी हुई, कोई बंदा ही कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 5 मिनट के बाद अपना वजाती बयान जारी किया, आप झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खुला हुआ है, डायरेक्टर जनरल बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद है, आप तो वहां गए ही नहीं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान।
तो आप ये देखें, ये हुकूमत का इलेक्शन कंवर साहब इसके साथ शॉर्ट कमेंट इसमें कर दीजिएगा, जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई सोशल मीडिया पर कि जी जो इस वक्त अफसरान थे इलेक्शन कमीशन के, वो जिस तरीके से डील कर रहे थे साबिक वज़ीर आला पंजाब को, अपोजिशन लीडर को और कायद ईवान को और फिर मौजूदा स्पीकर को और साबका स्पीकर को, ये जो तस्वीर वहां से बना के एक फेक कंपेन शुरू की गई, इस पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी हाँ, तो मैं अभी अपनी बात को आगे बढ़ा दूं सलीम बुखारी साहब और आप जैसे तजर्बाकार दोस्तों के सामने से, ये जो डस्का का जो इलेक्शन हो रहा है ना 75 में, ये दूसरी बहुत बड़ी समझ ले अदम एतमाद का ही इलेक्शन हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का इंतजार कर रहा था कि कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए ताकि हम वो सारा एविडेंस सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में पेश कर दें जो हमने हासिल कर लिया है। तमाम ज़िला इंतजामिया ने भी तमाम इलेक्शन कमीशन को हक़ाइक़ बता दिए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने सब चीज़ें रिपोर्ट जो है बना के वो इलेक्शन कमीशन को दे दी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पीटी सेल के चेयरमैन से उनके सारी नकलो हरकत की रिकॉर्डिंग जो है वो भी हासिल कर ली है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने जो बाकायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं वो भी उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये सारी चीजें जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एविडेंस जमा करवाएगा, अपने डिफेंस में कराना पड़ता है, तो फिर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, तो सब सूरत हाल वो सामने बता देंगे वो। तो ये हम चाह रहे क्यों बहादुरी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, इदारों से। नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुहाजराई की थी, क्या नतीजा निकला? ठीक है, सज्जाद अली शाह चले गए, अपना फारूक बुखारी साहब मुस्तफी हो गए, लेकिन बाद में उनकी हुकूमत तो कमजोर हो गई। ठीक है, तो इन हालात को देखते हम ये समझ नहीं आ रही कि ये इदारे जैसे इलेक्शन कमीशन एक कमजोर सा इदारा है, उसके ऊपर हाथ धोके पड़ गए। लेकिन सलीम बुखारी साहब जी, ठीक है, पुराना वक्त बड़ा गुस्सा। सलीम बुखारी साहब, अब होगा क्या, क्या सूरत हाल आपको बनती दिखाई दे रही है? पंजाब अब सियासत का मरकज बन जाएगा? देखिए, पंजाब के हवाले से मलिक साहब, अगर आपको याद हो, मैं और आप एक डिस्कशन में शामिल थे, उसके बारे में कहा जाता है कि गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान। अगर पंजाब में आपकी हुकूमत है तो आप 2/3 पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि यहां से ही ज्यादा सीटें लेने वाला आदमी हमेशा मरकज में हुकूमत बनाता है। ये भी आपके सामने, चाहे वो भुट्टो जैसा अजीम आदमी हो, चाहे वो बेनजीर हो, चाहे कोई भी हो, नवाज शरीफ साहब हो, उन्हें पंजाब में फोकस करना। तो पंजाब इज ए हब ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल यानी अरीना, और हुक्मरानी का हक किसको मिलता है ये पंजाब फैसला करता है। 2 वजूहात है उसकी, एक तो ये किसकी पॉपुलेशन इतनी है, यहाँ सीटें बहुत ज्यादा है। तो मेरा ख्याल ये है कि PDM ने अब मरकज को थोड़ा सा रिलैक्स करके फोकस करना है पंजाब के ऊपर। पंजाब साहब, मुझे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है इस रीजन के अंदर अपने डोमिनेशन के लिए, अपने हमसायों के साथ क्या सलूक कर रहा है, उस पर यूनाइटेड नेशन की इंसानी हकूक की जो कमेटी है वहां भी अब किस किस्म की आवाजें उठना शुरू की, वो आपको दिखाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।